गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में कैपिटल गेन, और कल जो पढ़ा उसको वन शॉट में रिवाइज करते हैं। पहले कैपिटल गेन कब अराइज होगा? जब आप अपना असेट ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, तो कैपिटल गेन अराइज होगा। कैपिटल गेन दो तरीका होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कोई भी एसेट 3 साल के अंदर अंदर ही बेच दो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म 3 साल के बाद बेच रहे हो तो लॉन्ग टर्म। सर क्या फ़र्क है? लॉन्ग टर्म में आपको इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिल जाता है। आपने जो चीज़ें सस्ते दामों में पहले के ज़माने में खरीदी है उसको हम इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली उसकी कॉस्ट को पहले एस्केलेट करते हैं, बढ़ाते हैं, और फिर कंपेयर करते हैं कितने में बेचा, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। ये प्रोसेस लंबा है, बाद में सीखेंगे। अभी फोकस करते हैं अपन असेट पे और फिर फोकस करेंगे ट्रांसफ़र पे कि असेट ट्रांसफ़र किया है तो सर कौन सा असेट? फिक्स्ड असेट, करंट असेट की बात नहीं करेंगे। लेकिन टेक्निकली इनकम टैक्स क्यों कहता है एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल, ऑल असेट्स आर योर कैपिटल असेट एक्सेप्ट 6 थिंग्स, जिसमें से पहला है स्टॉक इन ट्रेड, जिस चीज़ का आप व्यापार करते हो वो बिजनेसमैन प्रोफेशन में है। दूसरा डोमेस्टिक मूवेबल असेट। डोमेस्टिक मूवेबल असेट में ये घर की मूवेबल चीज़ें हमारे लिए असेट नहीं है, लेकिन 6 चीज़ें हमारे लिए असेट है, ये याद रखना है आपको। कौन कौन सी? ज्वेलरी, फिर उसके बाद कैसे याद रखेंगे उसको याद बता दूँ। ज्वेलरी, ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्बो। ज्वेलरी तो कीमती है ही सी, हम सबके मतलब क्या बोलते हैं, हर दिल अजीज़, क्या है ये ज्वेलरी, किसी को सबको पसंद है, ठीक है। ज्वेलरी, ड्राइंग और पेंटिंग। फिर आता है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड स्कल्पचर। एक ही बात है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मतलब पुरातत्व चीज़ें ज़मीन में से निकलती है। मूर्तियाँ भी कहाँ से निकलती है? ज़मीन में से ही निकलती है, पुरानी ही तो होती है, तभी तो कीमती होती है। तो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और स्कल्पचर्स। और अगर ज्वेलरी को हटा दो तो बाकी चारों चीज़ें जो मैंने बोली वो सब वर्क ऑफ आर्ट है, तो इसको छोड़ के एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये 6 चीज़ें, एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये 6 चीज़ें तो हमारे लिए असेट है। क्लियर? इसके बाद कल हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट में रूरल एग्रीकल्चर लैंड। तो बात करते हैं पहले एग्रीकल्चर लैंड क्या होती है। सरकार लैंड को 4 चीज़ों में कैटेगराइज करती है, एग्रीकल्चर लैंड, रेसिडेंशियल लैंड, कमर्शियल लैंड एंड फॉरेस्ट लैंड। हम बात किसी कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड। तो अब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड असेट नहीं हो कौन सी है? जो एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड एग्रीकल्चर लैंड हो और रूरल गांव में हो। तो सर गांव किसको बोलते हैं? कि यार जहाँ पे भी लोग रहते हैं उधर एक म्यूनसिपालिटी बन जाती है। अगर उस म्यूनसिपालिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर है तो वो शहर है, 10,000 से नीचे है तो फिर वो क्या है? गांव है। अब बेटा वो दूसरी वाली को भी बुला के ला, दोनों साथ आना। वही तो कह रहा हूँ, मैंने उनसे कहा था कि 2 पागल को भेजना, तू एक को भेज दिया, दोनों साथ आना है। फिर तू उसको भेज दे तो मैं नहीं करूँगा, दोनों साथ आना। जब लग पहचान होनी चाहिए यार, तुम बच के रहना। ओके, तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड की बात करिए। हमें वो लोग रूरल नहीं बताते, वो हमें अर्बन एरिया स्पेसिफाई कर देते हैं कि जो हम समझाने जा रहे हैं वो अर्बन एरिया है, इसको छोड़ के बाकी सारा क्या है? रूरल एरिया है, ठीक है। तो अर्बन एरिया में उन्होंने है ना कुछ लिमिट्स स्पेसिफाई कर रखी है। तो अपन कहते हैं कि ये अबे कि कौन पागल यहाँ रख जाता है यार। मान लो बेटा ये कोटा है ना, म्यूनसिपालिटी कोटा की पॉपुलेशन 10 लाख से पार है, 10,000 से भी पार होती तो ये क्या है? सिटी है। अब ये यूँ कहते हैं कि जिसकी पॉपुलेशन 10,000 टू 1 लाख है, जिस म्यूनसिपालिटी की पॉपुलेशन 10,000 टू 1 लाख है, उसके 2 किलोमीटर के रेडियस का एरिया, ये भी क्या कहलाता है? अर्बन। मतलब अगर आपका कोई प्लॉट ऑफ लैंड सिटी के अंदर है, सीमा के अंदर है, तो वो तो बेचोगे, कैपिटल गेन आएगा ही आएगा। आपका सिटी लिमिट के तो बाहर है पर 2 किलोमीटर के अंदर है तो भी क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन आ जाएगा। लेकिन अगर आपका प्लॉट यहाँ पर है तो फिर वो कैपिटल एसेट नहीं है। अभी शायद एग्जेम्प्ट बोला किसी ने, एग्जेम्प्ट बोला तूने वर्ड? एग्जेम्प्ट वर्ड नहीं कह रहा हूँ मैं,
मैं कह रहा हूँ वो असेट ही नहीं है। असेट ही नहीं है तो बेचोगे, जो कैपिटल गेन आएगा वो इनकम ही नहीं है। अभी अपन एग्जेम्प्ट वर्ड भी पढ़ेंगे। एग्जेम्प्ट वर्ड क्या होता है कि इनकम तो है पर सरकार ने उपकार किया है, एग्जेम्प्ट कर रखा है, माफ कर रखा है। ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो असेट ही नहीं है। असेट ही नहीं है मतलब ये हमारे लिए इनकम ही नहीं है। एग्जेम्प्ट वर्ड मत लिखना या सोचना भी मत, ठीक है। ये हमारे लिए इनकम नहीं है। लेकिन मान लो अगर इसकी पॉपुलेशन 1 लाख से, अब यार इसको रब होता है कि बावड़ो पूरा कहूँगा तो अगर पॉपुलेशन बढ़ती बढ़ती कितनी हो जाती है, 1 लाख को पार हो जाती है, पर 10 लाख के अंदर अंदर 2, तो फिर सरकार क्या करती है, इस रेडियस को बढ़ा के 2 किलोमीटर से कितना कर देती है, 6 किलोमीटर कर। अब 6 किलोमीटर के अंदर अंदर जो भी प्लॉट है वो सारे क्या माने जाएंगे, अर्बन। तो इसका मतलब ये शर्मा जी का प्लॉट 2 किलोमीटर के तो बाहर था, और शर्मा जी की आबादी बढ़ गई, तो अब ये भी क्या हो गया, 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर आ गया, तो ये भी कैपिटल एसेट है, ठीक है। अब अगर किसी का प्लॉट 6 किलोमीटर के बाहर है तो फिर वो एसेट नहीं है, ठीक है। फिर मान थोड़ी रहे हम, आबादी तो बढ़ती जा रही है। मैं पढ़ रहा था 100 करोड़ थी, तुम पढ़ रहे हो 140 हो रही है। जब तुम बन जाओगे तब पता नहीं 200 पार हो जाएगी, ठीक है। तो हम रुक नहीं रहे, तो शहर वाले भी रुक नहीं रहे। तो अब अगर आपकी पॉपुलेशन अबाउट 10 लाख हो गई है, ये आखिरी लिमिट है, इसके ऊपर नहीं है, अप टू 1 लाख, 1 लाख टू 10 लाख और अबाउ 10 लाख, तो यही रेडियस हमारा हो जाता है 8 के। वो तुम पढ़ के आओगे सारे के सारे, पागल हो गया, कितना, 8 किलोमीटर। अब ये वाला भी क्या है, अर्बन है, इसके बाहर वाला क्या है, रूरल है। लेकिन हो सकता है कोई और लिमिट आ जाए, है ना। तो सर ये अब ये भी सरकारी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली होता है, वो किस तालुका किस ज़िले में है उसके अकॉर्डिंगली पता पड़ जाता है अर्बन है कि रूरल है। एज़ पर बुकिश डेफिनेशन 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर। पहले के ज़माने में सिर्फ एक लिमिट हुआ करती थी, 8 किलोमीटर, ठीक है। फिर 8 में से 2 अलग कर दिया, 6 अलग रहने दिया, तो 2, 6 और 8, 10,000 से ऊपर 1 लाख के अंडर अंडर, 10,000 टू 1 लाख 2 किलोमीटर, 1 लाख टू 10 लाख 6 किलोमीटर, अबाउट 10 लाख 8 किलोमीटर, ये अर्बन एरिया है। इसके बाहर वाला रूरल एरिया है। रूरल एरिया में, अब तुमने रूरल एरिया समझ लिया ना, तो रूरल एरिया में हर प्रॉपर्टी हमारे लिए एसेट नहीं है, ऐसा थोड़ी है। गांव में आपका घर है, आपकी दुकान है, शोरूम है, ऑफिस है, वो सब तो एसेट है। सिर्फ खेती बाड़ी की ज़मीन आपके लिए क्या नहीं है, एसेट नहीं है। उस पर जो भी कैपिटल गेन आएगा सब माफ़ है, क्लियर है, ठीक है। अब ये तो हो गई सर इंपॉर्टेंट चीज़ें, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। पहला, स्टॉक एंड ट्रेड एसेट नहीं है, डोमेस्टिक मूवेबल एसेट नहीं है, लेकिन 6 चीज़ें एसेट हैं, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ, ये एसेट है। अर्बन एग्रीकल्चर रूरल एग्रीकल्चर लैंड एसेट नहीं है। अब 3 चीज़ थ्योरेटिकल मतलब अब ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं आएगा। थ्योरी अगर इसका क्वेश्चन आया तो काम आ सकती है, लेकिन मैंने आज तक इस चीज़ का थ्योरी क्वेश्चन देखा नहीं है, फिर भी है तो हम पढ़ रहे हैं। स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, आप समझो कि हमसे जो बड़े बूढ़े थे ना, जब शेयर बाज़ार का इतना चलन नहीं था, हमारा एज कौन सा है, शेयर बाज़ार वाले, जब शेयर बाज़ार का इतना चलन नहीं था तो हमसे बड़े बूढ़े लोग सिर्फ 2 चीज़ों में इन्वेस्ट करते थे, छोटा पैसा सोना चांदी में और बड़ा पैसा ज़मीन जायदाद में, ठीक है। अगर किसी का 100 साल से पुराना मकान हो तो खुदवा देना, उसके नीचे सोने का घड़ा ज़रूर निकलेगा। वो लोग सोना खरीदते थे, और तब बैंक लॉकर्स तो थे नहीं, तो गाड़ के चुनवा देते थे दीवारों में। तो अगर है किसी का 100 साल पुराना मकान है, खुदवा दे बेटा, गारंटीड उसमें सोना निकलेगा ही निकलेगा। अच्छा, सोना खरीदते थे और ज़मीन में गाड़ के रख देते थे। अच्छा, सोना मतलब सोने में इन्वेस्ट करना अच्छा होता है कि बुरा होता है, क्या मेरिट है और क्या डिमेरिट है? अच्छा ही होता है। मेरिट क्या है उसके? सर लिक्विड है, मर्जी पड़े जब चाहो तब पूरा बिक जाएगा, कोई भी नहीं कहेगा मैं नहीं खरीद सकता।
और दूसरा वैल्यू बढ़ती है, मतलब यूँ कह सकते हो रिस्क मिनिमम है, वैल्यू बढ़ती है कम नहीं होती, हाँ लेकिन थोड़ा कम बढ़ती है, लेकिन बढ़ती तो है, कम नहीं होती, रिस्क नहीं है और लिक्विडिटी है। और क्या मेरिट की बात कर रहा हूँ अभी, मेरिट क्या है? हाँ ठीक है, कहीं भी खरीद सकते हो कहीं भी बेच सकते हो, ओके। और उसको अपन लिक्विडिटी कहेंगे, मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। और कोई फायदा? होल्ड करने में थोड़ी कम प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। चलो इसके डीमेरिट बोलो। हाँ सर उसमें पानी डालो बढ़ जाएगा, नहीं होगा, उतना ही रहेगा। लेकिन बेटा भले ही उतना रहे, वैल्यू तो बढ़ रही है ना, तो ये डीमेरिट नहीं है। और कोई डीमेरिट? चोरी होने का सर चौकीदारी करनी पड़ती है उसकी, पता है आपको? ये गेट लगा दे बेटा, आशा कहानी सुनाता हूँ इनको बढ़िया वाली एक, कोई सुन ना ले हमारी कहानियाँ, मैंने पेटेंट भी नहीं करवा रखा, ठीक है। तो बंजारे होते हैं ना, बंजारे पता है कौन होते हैं? हाँ घर वर नहीं होता, घूमते घामते रहते हैं। तो बंजारों को है ना शाप मिला हुआ था कि वो कहीं पे सेटल नहीं होते। देखो कितनी बुरी बात है, आप सोचो आपको कोई घर ही ना हो, भटकते रहना हो, तो उनके ऊपर शाप था। तो एक्चुअली वो क्या थे पता है? लुटेरे थे, लुटेरे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, जहाँ भी जाते थे लूटते थे और फिर माइग्रेट कर जाते थे। अब इतना सारा लूटा हुआ सोना कहाँ लेके रखे, तो क्या करते थे वहीं पे खड्डा गाड़ते थे, वो गाड़ते थे, दफनाते। उनका बस शौक था लूटना, उनका काम थोड़ी था, तो घूमते घामते जंगलों में रहते थे, तो उनका बस शौक था लूटना। तो लूटते थे, खड्डा गाड़ते, खड्डा खोदते थे, गाड़ देते थे, और उसमें टोना टोटका कर देते थे। टोना टोटका, जादू टोना। हाँ तो आप लोगों ने देखा है कभी लोगों को झूमते हुए देखा है? किसी ने देखा है? रियल लाइफ में नहीं देखा? मजा आते हैं? अरे डर लगता है, अरे दूर से देखा होगा, मजे आते हैं। भूत भूत नहीं होता, चलो उस सेंस में नहीं जाते अपन। वो लोग है ना ऐसा कोई ताला लगा के जाते हैं उसमें। अब ये ऐसे झूमते हुए ना, आपने ज़्यादातर मजदूर देखे होंगे जो खुदाई उदाई का काम करते हैं, लेबर जॉब जो करते हैं, खेती बाड़ी जो करते हैं, उनको देखा होगा। वो लोग क्या करते हैं, जब उनकी कुल्हाड़ी उस के ऊपर पड़ जाती है ना, तो फिर वो उनके ऊपर हावी हो जाता है, क्योंकि वही उनका ताला होता है, उनके ऊपर हावी हो जाता है। और फिर वो परेशान रहते हैं उनसे। फिर वो प्रायश्चित करने के लिए, ऐसे लोग अगर आपने पूरे देखे हो ढंग से, तो ये लोग ऐसे होते नहीं हैं। ये लोग नॉर्मल होते हैं आपकी तरह, कभी कभी इनके अंदर से वो लोग बोलते हैं, पर ये उन रिलीजियस प्लेसेस में आके माफ़ी मांगने के लिए वहाँ आके ऐसे झूमते हैं और सर पटकते हैं। मतलब एक तो मेरे पास से गया आराम से, वहाँ जाके बैठा और जोर जोर से झूमने लग गया। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया? फिर बहुत देर तक झूमा, फिर उठ के आया, वापस गाड़ी लेके चला गया। तो अब ये इसका डीमेरिट है कि सोना आपको संभाल के रखना पड़ता है, चौकीदारी इसकी आपके माथे आ जाती है, ठीक है। तो रिस्की हो गया ना सर ये। तो एक तरफ सर रिस्की नहीं क्योंकि वैल्यू डाउन नहीं होगी, अरे सर चोरी हो जाएगा, संभाल के रखना पड़ेगा, तो ये रिस्की है। और दूसरा और सबसे बड़ा डीमेरिट इसका, और कोई डीमेरिट? दूसरे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज से इसको कंपेयर करके देखो, दूसरा कोई डीमेरिट? रिटर्न्स कम है, वो तो रिस्की कम है ना, इसलिए रिटर्न कम है। सबसे बड़ा डीमेरिट, इससे कोई रेगुलर रिटर्न नहीं मिलता। मिलता है क्या? झाड़ू करो थोड़ा सा बेच के आ जाओ, नहीं होता ना, कोई रिटर्न नहीं है इसका, रेगुलर रिटर्न कुछ भी नहीं है। लेकिन अपन जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स वगैरह परचेज करते हैं, इससे आपको रेगुलर रिटर्न भी मिलता है और शेयर्स की वैल्यू का अप्रिसिएशन होता है, तो कैपिटल गेन भी होता है। दोनों चीज़ होती है कि नहीं होती? अब इसी चीज़ के लिए अब उन्होंने तो सोने को खड्डा खोद के गाड़ के रख दिया, इकोनॉमी में से वो पैसा क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। अब वो वहीं पड़ा है बरसों तक, उससे कोई रोटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी सबसे बड़ी वो है। और सरकार ने देखा कि यार ये तो पागल हुए पड़े, अनपढ़ जाहिल गवार, ऐसे सोना खरीदते हैं और इकट्ठा करके वहाँ गाड़ के पटक देते हैं, तो फिर हमारी तो इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है। तो सरकार ने निकाले स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स कि तुम्हें सोने का शौक है ना, सोना अब अच्छा लगता है, चमचमाती हुई चीज़ सबको पसंद है। सोना बचपन से अपनी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है, सोना देख के हाँ सोना, ठीक है।
भले ही लट्टू देख लो, वो भी और ग्लो ज़्यादा कर रहा हो, लेकिन सोना मतलब सोना, ठीक है। सरकार को पता है ये बेवकूफ़ लोग, इनको सोने का शौक है, तो इनको गोल्ड बॉन्ड्स दो। अब ये गोल्ड बॉन्ड्स पता है क्या होते हैं? सोने की रेट के बॉन्ड्स होते हैं। जो सोने की करंट रेट होगी उसके हिसाब से ये बॉन्ड होंगे, तो इस बॉन्ड की वैल्यू पैरेलल टू गोल्ड रेट चलेगी। गोल्ड ऊपर जा रहा है तो ये बॉन्ड की वैल्यू भी ऊपर जाएगी। मतलब आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आप कह रहे हो कि सर मैं 5 लाख का सोना खरीदना चाहता हूँ, मैं कहूँगा बेटा सोना तो पुराने ज़माने का हो गया, ये गोल्ड बॉन्ड्स खरीद ले। ये गोल्ड बॉन्ड्स के 3 फायदे गिनाता हूँ मैं तेरे को। पहला, इसकी कोई सिक्योरिटी तेरे को करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा एक सर्टिफिकेट आएगा, कहीं भी रख देना कोई, और वो तेरे ही सर्टिफिकेट है, खो भी जाएगा एप्लीकेशन करके तो डुप्लीकेट ले सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई चोरी होने का डर नहीं है, कोई संभाल के रखने की दिक्कत नहीं है। प्लस गोल्ड में तेरे को कोई रेगुलर इनकम नहीं हो रही थी, इसमें सरकार 6.5% की रेगुलर इंटरेस्ट भी देती है तेरे को। तो सोने की रेट तो मिलेगी ही सही, रेगुलर इंटरेस्ट भी मिलेगा तेरे को, है। और तीसरा बेनिफिट कि गोल्ड बेचेगा तो ज्वेलरी तो तेरे लिए क्या है? कैपिटल एसेट है। स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स को उन्होंने कैपिटल एसेट की कैटेगरी में से भी हटा दिया है, तो जब वो कैपिटल गेन होगा वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। इनकरेज करने के लिए कि लोग बाग शिफ्ट हो जाएं कहाँ से यहाँ पे, तो स्पेसिफाइड गोल्ड बने। अलग अलग ईयर में अलग अलग स्कीम चालू हो रही है, अभी तक ये एप्लीकेबल है, जिनके पास है उनके पास अभी भी है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू कर सकती है और कोई नहीं कर सकती। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, वो भी नहीं याद रहे तो कहानी से अब आपको सब कुछ याद रह जाएगा। स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स। अगला है स्पेशल बियरर बॉन्ड्स। बियरर मतलब जिसको मिला उसका माल, समझते हो आप? बियरर चेक और क्रॉस चेक में फर्क समझते हो आप लोग? तो आप बियरर बॉन्ड, बियरर बॉन्ड में क्या होगा कि एक बॉन्ड मिल जाएगा आपको पैसे की जरूरत है, वो बॉन्ड उसको दो, पैसे ले लो, सेम टू सेम आपके 500 की नोट की तरह। तो उसको भी असेट, वो भी असेट नहीं है, ठीक है। देन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर 99, 2015, 2018। पहले 97, 80, 1980 तक ये चला, फिर उसके बाद गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड चले 99, 2015, लेटेस्ट कौन सा है 2018। दोनों की स्कीम सेम है। 19-20 का इंटरेस्ट रेट का फर्क होगा सो होगा, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। हमें तो 6 चीज़ें याद रखनी है जो असेट नहीं है: स्टॉक इन ट्रेड, डोमेस्टिक मूवेबल असेट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। बस ये 3 बॉन्ड है। ऊपर वाली 3 चीज़ों पे क्वेश्चन आते हैं, इन पे क्वेश्चन नहीं आते। क्लियर? ये 6 चीज़ें असेट नहीं है, इनके सिवा सारी चीज़ें असेट है। तो इनके सिवा सारी चीज़ें असेट है तो उसका भी हमने एक एनालिसिस कर रखा है कि ये सारी चीज़ें असेट है। पहला, एग्रीकल्चर लैंड लोकेटेड इन अर्बन एरिया। गांव की खेतीबाड़ी की ज़मीन असेट नहीं है, शहर की खेतीबाड़ी की ज़मीन असेट है। खेतीबाड़ी को छोड़ के बाकी हर नेचर की ज़मीन कहीं भी हो सब असेट है। फिर लिखा हुआ अदर लैंड इन एनी एरिया, ठीक है। देन फिक्स असेट वेदर डेप्रिशिएबल और नॉट। फिक्स असेट मतलब मेरे बिजनेस के फिक्स असेट, डेप्रिसिएशन लगता हो कि ज़मीन जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, डेप्रिशिएबल हो कि ना हो, सारे फिक्स असेट हमारे असेट है। लेकिन घर के फिक्स असेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, घर का फर्नीचर, डोमेस्टिक मूवेबल असेट हमारा असेट नहीं है। बिजनेस के मूवेबल असेट हमारा असेट है। मतलब एक कहूँ कि ये म्यूजिक सिस्टम एक क्लासेस में लग रहा है और यही होम थिएटर का सिस्टम मेरे घर में भी लग रहा है। यहाँ वाला बेचूंगा तो कैपिटल गेन आ सकता है, वहाँ वाला बेचूंगा तो कोई कैपिटल गेन नहीं है, ठीक है। इसका एक रीज़न भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को, शायद आप समझो। नहीं समझ पाओगे तो लेटर 3 से 4 क्लास में तो समझ ही जाओगे। सर ऐसा क्यों कि कोई चीज़ मैंने बिजनेस के लिए खरीदी तो उसको बेचूंगा तो कैपिटल गेन आएगा, घर के लिए खरीदी उसको बेचूंगा तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चीज़ आपने बिजनेस के लिए खरीदी वो आपके बिजनेस का खर्चा मानोगे आप, है ना। मान लो मैं ये 2 लाख रुपए में खरीद के लाया तो 2 लाख रुपए को मैं खर्चा मानूंगा कि नहीं मानूंगा? धीरे धीरे उसका डेप्रिसिएशन करके उसको बिजनेस की इनकम में से खर्चा मान लूंगा ना। अब जिस चीज़ को मैंने खर्चा मान लिया मतलब इसकी कॉस्ट का बेनिफिट मैंने ले लिया। कॉस्ट का बेनिफिट ले लिया मतलब इसके ऊपर मैंने टैक्स पे नहीं किया ना। किया क्या? 10 लाख रुपए मैंने कमाए, 2 लाख रुपए का ये पैनल आया तो 2 लाख रुपए धीरे धीरे करके उसमें से माइनस कर दिए ना। अब मैंने 10 पूरे 10 पे टैक्स नहीं दिया, 2 पे तो टैक्स ही नहीं दिया, 8 पे ही दिया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि जो बिजनेस के एसेट्स हैं उसके कॉस्ट का बेनिफिट हमें इनकम टैक्स में मिल जाता है। लेकिन यही टीवी मैंने घर के लिए खरीदा होता तो आप मुझे कॉस्ट का बेनिफिट थोड़ी देते। तब तो आपने पूरा मेरे को यही जाने दिया कि बाबू पहले 10 लाख पे टैक्स दे, जो बच जाए उससे तेरे घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीद। तो इसकी कॉस्ट का बेनिफिट जब मुझे आपने दिया ही नहीं तो
तो जब मैं इसको बेच के थोड़े बहुत पैसे रिकवर कर भी लूँगा तो उस पर आप टैक्स कैसे ले सकते हो? मैं तो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूँ ना, समझे कि नहीं? आज मैंने 10 लाख रुपए कमाए, 10 लाख पे टैक्स दे दिया, उस 10 लाख में से 4-5 लाख की मैं घर की चीज़ें ले आया, अब मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। थोड़े टाइम बाद मैंने उस 5 लाख की चीज़ को 3 लाख रुपए में बेच दिया, तो आप क्या 3 लाख पे मुझसे टैक्स लोगे क्या? कमाया थोड़ी है, वो तो खर्चा ही थोड़ा सा मेरा क्या हुआ है रिकवर। पूरे 10 पे मैं टैक्स दे तो चुका हूँ, अगर 10 पे भी दे दूंगा, 3 पे भी दे दूंगा, तो ये तो कितने पे टैक्स हो जाएगा? 13 पे टैक्स हो जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसे टैक्स नहीं। हाँ, जिनकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है उनके ऊपर टैक्स ज़रूर लेते हैं कि भाई तूने 5 में ज्वेलरी खरीदी, अब वो 8 में बिक रही है तो 3 तो एक्स्ट्रा आए ही सही ना, 5 तो तेरे आए उस पर थोड़ी मांग रहे हैं, जो 3 एक्स्ट्रा है उस पर मांग रहे हैं ना, हाँ तो उस पर देंगे। जो एप्रिसिएशन है वो है, लेकिन जो डेप्रिसिएशन वाली चीज़ें हैं, डोमेस्टिक मूवेबल एसेट, उस पर कोई कैपिटल गेन इसलिए नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? देन ओके, अगला एस्पेक्ट, अब इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी जिसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, दुनिया भर के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, सारी चीज़ें क्या है आपके लिए? कैपिटल एसेट है। उनको बेच के पैसा कमाओ, कैपिटल गेन आएगा। मतलब आपने शेयर्स परचेज किए 100 रुपये में, 10 साल तक उसको अपने पास रखा, तो हर साल आपको उससे डिविडेंड मिलता रहा, तो डिविडेंड अदर सोर्सेज में टैक्सेबल। अब 10 साल बाद आप उस 100 रुपये की चीज़ को 550 रुपये में बेच रहे हो, तो 450 रुपये का आपको क्या हो गया है? कैपिटल गेन। उसका टैक्स आपको कैपिटल गेन में देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको पता नहीं होगा कि एसेट होती हैं। पहला इंटेंजिबल एसेट में पहला गुडविल ऑफ ट्रेड। क्या बोला? गुडविल ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन नहीं बोला। ये इनकम टैक्स का एक एक्सेप्शन है कि गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन को हम एसेट नहीं मानते। मैं प्रोफेशन में हूँ, मेरी जो गुडविल है उसको बेच दिया तो कैपिटल गेन नहीं आएगा, बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा सो जाएगा। लेकिन मैं एक व्यापारी हूँ, चीज़ें खरीद के बेचता हूँ, उसकी कोई गुडविल है, उसको मैंने बेच दिया, तो उसका कैपिटल गेन कहाँ आएगा? कैपिटल गेन में आएगा। समझ में आया कि नहीं? गुडविल ऑफ अ ट्रेड एसेट है, गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन एसेट नहीं है। नेक्स्ट, राइट टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। राइट टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज समझते हो? सब्सक्राइब करना समझते हो? पढ़ा होगा आप लोगों ने 12th में, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। राइट टू सब्सक्राइब क्या मतलब होता है? राइट इशू करते हैं, क्या बोल रहा है? सब्सक्राइब करने का राइट, राइट मतलब अधिकार। अब ये चीज आती है राइट इशू के केस में। राइट इशू समझते हो आप लोग? क्या होता है राइट इशू? हैंड रेज करके बोलो प्लीज। वेरी गुड, सबको ध्यान आ गया? किसी के लिए नया कंसेप्ट है तो हैंड रेज करो। हिमानी? ब्लर्ड है, ठीक है। तो राइट इशू क्या होता है? एक कंपनी है, एग्जांपल मैं एक कंपनी हूँ, मेरे आप शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। तो जब मैंने कंपनी स्टार्ट करी थी तो जो शेयर्स पहली बार इशू किए थे वो आप लोगों ने परचेस किए थे, तो आप शेयर होल्डर्स हो। अब मेरा कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो मुझे उसके लिए भी कैपिटल चाहिए, तो मुझे और शेयर्स इशू करना है, और शेयर्स इशू करना है। तो मान लो पहले मेरा कैपिटल 1 करोड़ का था, तो आप लोग मेरे शेयर होल्डर्स थे, अब मुझे 1 करोड़ और इशू करना है। तो अगर मैंने वो 1 करोड़ के शेयर्स किसी और को इशू कर दिए, तो जिस कंपनी के पहले आप 100% शेयर होल्डर थे, 100% मालिक थे, अब उसके आप कितने परसेंट के ओनर रह जाओगे? 50% के ओनर हो जाओगे। मतलब ऐसा हुआ कि मेरे से बिना पूछे ही मेरी बीसीसी का हिस्सा किसी और को दे दिया गया और उससे बीसीसी ने पैसे ले लिए, तो गलत हुआ ना? मेरे हाथ से मेरा कंट्रोल गया कि नहीं गया? गया। तो ये कंपनीज के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि अगर आपको शेयर्स इशू करने हैं तो मार्केट में इशू करने से पहले इन शेयर्स को परचेज करने का अधिकार किसको देना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। तो यार ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में जैद मेरा चाहता है, तो मैंने कहा जैद तू खरीद ले, ये तो और गलत हुआ, बाकी सबके साथ तो चीटिंग हो गई। तो हम जो राइट इशू करते हैं वो प्रोपोर्शनेटली करते हैं। प्रोपोर्शनेटली करते हैं मतलब पहले 1 करोड़ के आप शेयर होल्डर थे, अब मुझे 1 करोड़ के शेयर्स और इशू करने हैं, तो 1:1 का शेयर रेशियो निकलेगा। जिसके पास 1 शेयर है वो मेरा 1 शेयर और परचेज कर सकता है। समझे कि नहीं? मान लो 1 करोड़ के शेयर होल्डर्स आप थे, नया प्रोजेक्ट सिर्फ 50 लाख का ही है, तो जिसके पास 2 शेयर्स है अब वो मेरा 1 शेयर परचेज कर सकता है। इक्वल राइट हर शेयर होल्डर को मिलेगा। समझे कि नहीं? अब यार परमेश कह रहा है अबे वो मैं तो पहले वाले शेयर्स खरीद के ही पछता रहा हूँ, दूसरे क्या खरीदूँ?
और ये दिव्यांश कह रहा है यार खरीदना तो चाहता हूँ पर पैसे नहीं है। वो फ्री में थोड़ी दे रहे हैं, वो तो अधिकार दे रहे हैं कि यार हम मार्केट में बेचेंगे, आपका कंट्रोल जाएगा, आपको ऑप्शन दे रहे हैं, चाहो तो खरीद लो। हाँ, आप एंकरेज हो, इसलिए हम एक काम करते हैं कि मार्केट में हमारे शेयर की प्राइस 500 रुपये है, तो 500 रुपये में ना देके तुम्हें ऑप्शन दे रहे हैं। अब ये अधिकार तुम्हारा है, तुम चाहो तो इस शेयर्स को हमसे 400 रुपये में खरीद सकते हो, तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, ठीक है, तुम 400 रुपये में खरीद सकते हो। पर मेरे कह रहा है मेरे को तो खरीदना ही नहीं, बेकार कंपनी, पहले ही मैं तो पैसे देके पछता रहा हूँ। दिव्यांश कह रहे हैं यार मेरे को तो बढ़िया लगी कंपनी, कमा के दे रही है, शेयर का प्राइस भी जो पहले अपन ने 200 में खरीदा था आज 500 रुपये मार्केट में है और 400 रुपये में मिल रहा है, क्या बुरा है। लेकिन यार मेरे पास 400 रुपये है नहीं, तो फिर क्या करें। तो एक, जिन जिन के पास 400 रुपये है और जिनकी इच्छा है वो तो 400 रुपये दे के मेरे से शेयर खरीद लेंगे। तो जिन लोगों ने, इन दो को छोड़ के जिन लोगों ने शेयर्स खरीदा, उनको जो शेयर मिला वो क्या है, राइट शेयर्स। क्या बोलेंगे उसको अपन? ऑलरेडी आपके पास जो शेयर्स था वो पैसे देके पहली बार में खरीदा था, तो उसको बोलते हैं ओरिजिनल शेयर्स। क्या बोलेंगे? ओरिजिनल शेयर्स की वजह से मैंने आपको जो और अधिकार दिए, उस अधिकार को यूज करके जो आपने शेयर्स खरीदे उसको बोलते हैं राइट शेयर्स, ठीक है। और हो सकता है फिर बोनस शेयर्स भी तो होते हैं ना। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? फ्री में दिए जाते हैं कि कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देने के लिए फ्री में शेयर इशू कर दिए जाते हैं, तो वो क्या कहेंगे? बोनस शेयर। ओरिजिनल शेयर्स, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर। अब आएगा बेटा राइट्स। राइट्स ये कह रहे हैं यार मेरे को खरीदना नहीं है, ये कह रहा है मैं खरीदने में सक्षम नहीं, तो मैं इनसे कह रहा हूँ अरे भाई फिर भी तुम एग्जिस्टेंट शेयर होल्डर होने की वजह से तुम्हारे पास 100 रुपये का एक अधिकार तो है, 100 रुपये का अधिकार तो है। मैं तो कह रहा हूँ दिव्यांश तू एक काम कर, 400 रुपये कहीं से भी अरेंज कर, शेयर खरीद, खरीदते ही उसको 500 रुपये में बेच दे, देखो 100 रुपये का फायदा हो जाएगा एक ही दिन में। कि है सर ऐसा हो सकता है? कहा लेकिन मेरे को 400 रुपये भी कोई नहीं देगा, मेरी आदतें ऐसी है। कोई टेंशन मत ले, तू ये अधिकार भी बेच सकता है। तू तेरे कोई और नए दोस्त को पकड़, उसको कन्विंस कर कि वो शेयर्स परचेज करे कि बढ़िया कंपनी है। अब अगर वो कन्विंस हो जाए तो वो मार्केट में ये शेयर खरीदने जाएगा तो कितने में मिलेगा उसको? 500 में। तो एक काम कर, उसको यूँ बोल कि भाई तुझे शेयर खरीदना ही है, तू 500 देने के लिए भी रेडी है, ये ले मेरा अधिकार ले ले। अधिकार इज जस्ट लाइक अ कूपन, कि ये ले मेरा कूपन ले ले, ये कूपन दिखाएगा तो तुझे वो शेयर कितने में मिल जाएगा? 400 रुपये में। तो कहेगा ला जल्दी 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 सो दो। ऐसे ही थोड़ी दूंगा, ऐसे ही थोड़ी दूंगा। मैं क्या लेगा? कुछ तो दे यार, 100 रुपये लूँगा पूरे। बावड़े भाई तेरे को क्यों दूंगा 100 रुपये, वो कंपनी से ही ले लूँगा मैं तो नीचे। यार क्या फ़र्क पड़ेगा तेरे को, 500 वहाँ देने, 100 यहाँ दे के 400 वहाँ 500 जाएंगे। नहीं यार, मेरा भी कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए ना। तेरा काम निकल रहा है, भले ही दोस्त है, पर मेरा भी फ़ायदा होना चाहिए। तो ये कह रहा है चल 80 रुपये दे दे। अगर वो कन्विंस होगा ही, उसको वैसे भी लेने ही थे, तो मान जाए कि चल 50 ही दे दे। मान लो इसने 75 रुपये में डील फाइनल कर दी, इसने अपना वो अधिकार 50 रुपये में दे दिया। तो वो अधिकार क्या था इसके लिए? इंटेंजिबल असेट, जो इसको कितने में मिला था? इसको कितने में मिला था? नहीं, 200 रुपये में तो शेयर मिला था, वो तो इसके पास है ही सही। अधिकार कितने में मिला था? फ्री में। अधिकार कितने में मिला था? अधिकार तो कंपनी ने अपनी तरफ से दिया था ना, कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन थी। कंपनी चाहते थे कि नहीं भैया जितने हैं उतने ही रहे, और को लाएंगे और उंगली करेंगे बेचारे वो, तो रहने दो, यही लोग रहना चाहते हैं हमारे। तो उन्होंने 100 रुपये का बेनिफिट देना चाहा, इसको बेनिफिट तो फ्री में मिला ना। इसने वो अधिकार मार्केट में 75 में बेच दिया, तो फ्री की चीज़ 75 में गई, तो इसको 75 रुपीज़ का क्या हो गया? कैपिटल गेन हो गया। समझ में आया? क्लियर है? अब इस टॉपिक से रिलेटेड जुड़े हुए कुछ छोटे मोटे टॉपिक भी अपन समझ लेते हैं। क्या? थोड़ी देर बाद आता हूँ मैं, ठीक है? छोटे मोटे टॉपिक समझ ले तो आप क्वेश्चन बेटर समझ पाओगे, ठीक है? पंखा बंद करवाना है क्या? नहीं चल रहा है? ओके। तो 2 लोगों को छोड़ दो, तो बाकी सब ने वो राइट शेयर मुझसे कितने में खरीदा? 400 रुपये में। तो बाकी सबके लिए राइट शेयर की कॉस्ट कितनी आएगी? 400 रुपये। अब उनमें से भी कुछ लोगों ने 500 रुपये में हाथों हाथ बेच दिया उसको। तो उन्होंने क्या बेचा? राइट नहीं बेचा, क्या बेचा? राइट शेयर्स बेचा। 400 में खरीदा, 500 में बेचा, 100 रुपये का उनका कैपिटल गेन। और ये इसके दोस्त ने वो राइट शेयर्स कितने में खरीदा?
400 कंपनी को दिए, 80 75 इसको भी तो दिए, तो कितने में खरीदा? 475। अगर वो भी खरीद के 500 में बेच देता है तो उसको कैपिटल गेन कितने का हुआ? 25 रुपए का हुआ। समझ में आया? राइट्स की कॉस्ट जीरो, राइट्स की कॉस्ट जीरो। राइट शेयर परचेज कर ले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो उसकी कॉस्ट 400। कोई नया वाला पहले राइट परचेज करे और उस राइट से राइट शेयर परचेज कर ले तो उसके लिए दोनों की कॉस्ट मिला के राइट शेयर की कॉस्ट बन जाती है। समझ में आया? और बोनस शेयर की कॉस्ट जीरो, क्योंकि वो तो फ्री में ही मिला है, उसकी कॉस्ट क्या है? जीरो। ओरिजिनल शेयर की कॉस्ट 200 रुपए, जितने में आपने खरीदा। अब जो हिमानी क्वेश्चन पूछ रही है कि सर ये प्रीमियम में भी तो इश्यू होते हैं, तो ये बात प्रीमियम के सही थी चल रही है। जो शेयर्स आपने भी 200 में खरीदा और अब मार्केट में 500 का है, मैं आपको 400 का अधिकार दे रहा हूँ, उस शेयर की फेस वैल्यू तो 100 रुपये ही है। उसकी फेस वैल्यू तो कितनी है? 100 ही है। मार्केट में बेचूंगा तो 100 प्लस 400 का प्रीमियम, आपको दूंगा तो 100 प्लस 300 का प्रीमियम। समझ में आया? अब बोल बेटा, क्वेश्चन पूछ। हाँ, मैंने इनको भी तो प्रीमियम पे इशू किया है, मैं कह तो रहा हूँ तुझसे। डिस्काउंट दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट वैल्यू इतनी है। मैं तो इशू प्रीमियम पे ही कर रहा हूँ ना बेटा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच, कंपनी जो शेयर आपको दे रही है उस शेयर के सर्टिफिकेट फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। अब ये मेरी चीज़ है 100 रुपये की, मार्केट में 500 रुपये में बिकने के लिए रेडी है। तुम अपने हो तो तुम्हें कितने में दे रहा हूँ? 400 में। फिर भी 300 का तो प्रीमियम है ही सी मेरी बुक में, 300 का तो प्रीमियम बुक है ही सी। और पहला मौका तुम्हें दिया जाता है, 1 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है, पैसे अरेंज कर लो, खरीद लो। तुम में से जितने ने खरीद लिए। परमेश तो गुस्से में था ही सी, मैं नहीं खरीदूंगा, नहीं बेचूंगा, किसी और को खरीदने भी नहीं दूंगा, कोई और मेरे सामने खरीदेगा उसको भी रोक लूंगा, मत खरीद। तो इसके पास जो 1000 शेयर्स के राइट थे वो तो लैप्स हो गए, बेकार हो, बेवकूफ साला, बेच देता, पैसे कमा लेता, तो वो तो क्या हो गए? लैप्स हो गए। अब ये मेरे तो पूरे 1 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट में से 1000 शेयर के पैसे नहीं आए ना, तो मैं 1000 तो मार्केट में इशू करूंगा ही सही, वो तो मैं पूरे 500 में इशू करूंगा जो मार्केट प्राइस चल रही है। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? कोई चोरी चकारी कुछ? नेक्स्ट, शेयर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म। शेयर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म मतलब अब मेरे को नहीं जम रहा यार, तुम लोग पढ़ के निकले, अब मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बिना यहाँ, ठीक है वगैरह, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ, तो मैंने मेरे पार्टनरशिप फर्म का राइट शेयर्स किसी और को बेच दिया, ठीक है, तो वो भी मेरे कैपिटल गेन। लीजिंग राइट इन माइंस। लीजिंग राइट इन माइंस क्या होता है? समझते हो? माइंस, माइंस सब समझते हो? उसमें से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, सब समझते हो? जिस किसी भी ज़मीन के नीचे, अब मैं आप बता दूं भाई, तू खुदवा दे, सुन ले, तू खुदवा दे और सोने का घड़ा निकल भी जाए, पड़ोसी को भी मत बताना, पता पड़िए ना सरकार आके ले जाएगी। प्रूफ दे तेरे बाप दादा का है, तेरे बाप दादा बिल थोड़ी काट के गए होंगे, तो सब सरकार क्या है। जिस ज़मीन में से मिनरल निकल जाए, ज़मीन आपकी है, ज़मीन के ऊपर ऊपर जो बिल्डिंग बनानी बना लो, अंदर खोदोगे तो वो किसका है? सरकार का। तो सरकार से राइट लेने पड़ते हैं उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सरकार राइट देती है टाइम वाइज एंड क्वांटिटी वाइज कि इतना ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मान लो 100 लाख टन आप या 100 टन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब ये आपकी ताकत है, वो 100 टन आप 1 साल में एक्सट्रैक्ट करते हो कि 5 साल में एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है। आपने वो अधिकार ले लिया सरकार से, 1 करोड़ रुपए देके सरकार को, ठीक है। अब आपका मन था कि मैं मिनरल एक्सट्रैक्ट करूंगा और उसको बेचूंगा, 5 करोड़ में बिकेगा, 4 करोड़ मेरा प्रॉफिट, हाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लगेगी 2-3 करोड़ की, तो 1-2 करोड़ का प्रॉफिट होगा। लेकिन अब वो ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए 3 करोड़ आपसे अरेंज हुए ही नहीं, जिस पार्टनर के दम पे आप फूल रहे थे वो बग गया, लेकिन आप 1 करोड़ पे कर चुके हो, वो राइट आप ले चुके हो, तो अब आप वो राइट किसी और को सेल कर सकते हो, वो भी क्या है? कैपिटल गेन। समझ में आया? लाइसेंस टू प्रोड्यूस एनी आर्टिकल, आपने किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस ले रखा है, वो लाइसेंस आप सेल आउट करते हो, तो वो भी क्या है? कैपिटल गेन है। समझाने की जरूरत नहीं है ना, समझते हो आप ये चीज़ें, ठीक है। देन रूट परमिट्स। रूट परमिट गाड़ियों में देखा होगा आपने, पीली पट्टी लगी हुई होती है, ऑल इंडिया परमिट, ऑल राजस्थान परमिट। अब मान लो ये हमारा हार्दिक वेगेनार चला रहा था, ऑल इंडिया परमिट वाली, फुल तेज, ठीक है, ठोक दी इसने ट्रक में,
वैगनार तो गई, खाली पट्टी पट्टी रहेगी, ऑल इंडिया परमिट। तो ये परमिट इसने पैसों में लिया था सरकार से, ये परमिट भी ये क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, ठीक है। तो उससे जो पैसा कमाया वो भी क्या है, कैपिटल गेन। अगला टीनेंसी राइट, किराएदारी का अधिकार। अभी आज के ज़माने में तो नहीं होता है, लेकिन पगड़ी सिस्टम सुना है आप लोगों ने, सलामी सिस्टम, पगड़ी सिस्टम, टीनेंसी राइट, किस किसने नहीं सुना? बेटा पबजी इंस्टाग्राम से बाहर निकलो, घर के बड़े बूढ़ों के साथ रहो तो पता पड़ेगा पगड़ी सिस्टम क्या होता है। कि मैं जब ये बिल्डिंग किराए पे लेने आया तो इन्होंने कहा 1 लाख रुपए किराया लगेगा। मैंने कहा शक्ल देख के आओ, तो कह रहे हाँ देख के आए, फिर भी 1 लाख ही लगेगा। क्या नहीं 1 लाख तो किराया नहीं दूंगा। मैंने कहा एक काम करते हैं, आप एक काम करो 30 लाख रुपए मुझसे एक साथ ले लो और किराया कर दो मेरा 30,000 रुपये महीना। 30 लाख रुपए एक साथ ले लो और किराया कितना कर दो, 30,000 रुपये महीना। अगर उनको पैसों की जरूरत होगी वो क्या सोच रहे हैं, वो यार ये बढ़िया है, 30 लाख में तो अपन एक प्रॉपर्टी और खरीद लेंगे और महीने के महीने 30,000 रुपये आएंगे, वो अलग, ठीक है। तो अब जो 30 लाख रुपए में मैंने खरीदा वो है टीनेंसी राइट, ठीक है। अंकल को पता नहीं थी ये बात, हाँ तो भर दी उन्होंने, मैंने एग्रीमेंट पूरा करवा लिया। अब मैं उनको 30,000 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है। अब 10 साल बाद मैं खाली करके जा रहा हूँ, तो अंकल 50 लाख लूँगा खाली करने के। खाली करने के जो पैसे देने पड़ेंगे ना वो किस बात के, टीनेंसी राइट। मैंने भी तो 30 लाख दिए थे आप, अब या तो आप 50 लाख रुपए दे दो। अंकल के मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं तो 30,000 दे रहा हूँ, तो किसी और को दे दे। मैं ठीक है अंकल आपके पास नहीं है, मेरा एक दोस्त ये बिल्डिंग किराए पे लेने के लिए रेडी है, वो भी 30,000 रुपये ही देगा, उससे 50 लाख रुपए मैं लूँगा कि देख भैया आज ये बिल्डिंग कहीं पे किराया लेने जाएगा 1.5 लाख रुपए लगेंगे, एक काम कर 50 लाख रुपए मुझे दे दे, मैं मेरा टीनेंसी का राइट तेरे को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, अब तू अंकल को तो 30,000 रुपये देते रहना। ऐसा अभी चलता है हर सिटी में, हर जगह। पुराने मार्केटों में जाओगे तो आप वहाँ रामपुरा बाज़ार, शॉपिंग सेंटर के पुराने मार्केटों में, पुरानी दुकानों पे जाओ, जो लोग 25-25, 30-30 साल से वहाँ धंधा कर रहे हैं, किराया है उनका 250 रुपये, दुकान का किराया 250 रुपये। बताओ मेरे हमारे घर वालों के पास एक दुकान थी रामपुरा बाज़ार में, तो वो दुकान के 250 रुपये का किराया हम जमा कराते थे, दुकान बंद रखते थे। मैंने कहा पापा, वो एक दिन बोले मेरे को, कह रहे वो किराया भी जमा कराना। मैंने कौन सा किराया, आप तो यहाँ कोई काम धंधा करते नहीं हो, कौन सा किराया? अरे वो बाप दादा की एक दुकान है। मैंने कहा तुम दे दो, सौंप दो वापस, तो 250 रुपये किराया आप क्यों भरते हो? तो बेवकूफ़, दुकान लाखों की है वो, 250 रुपये में कब्जा आज भी अपने पास है, अभी किसी को बेचेंगे तो 20-25 लाख रुपये यूँ ही आ जाएंगे। मैंने कहा पहली फुर्सत में बेच दो। उन्होंने बेच भी दी, ठीक है, 18-20 लाख रुपए में उन्होंने बेच दी। थोड़े बहुत जो पैसे आए थे इससे बातें कर लिए, मेरे खाते में भी 1 लाख रुपए डलाया उन्होंने, पर साइन खुद का ही रखा मम्मी ने, ठीक है। तो अब उन्होंने वो दुकान तो हमारी थी ही नहीं, वो तो हमारे किराए पे थी। मैं ये समझ ही नहीं पाया कि हमने किराए की जगह बेच कैसे दी, किराए की जगह हमने कैसे बेच दी। तो हमने किराएदारी का अधिकार बेचा है। हमने वो दुकान पगड़ी पे खरीद रखी थी, इसको बोलते हैं अपन पगड़ी। ये जो 30 लाख रुपए हमने दिए थे ना, इसको हम बोलते हैं पगड़ी। और वो जब आप दुकान खाली करोगे पगड़ी वापस मिलती है, और ज़माने के हिसाब से मिलती है, 30 लाख के 50 लाख मिलेंगे, ठीक है। तो वो बोलते हैं अपन टीनेंसी राइट। अब वो जो मैंने राइट 30 लाख में खरीदा था, अब मैं 50 लाख में बेच रहा हूँ, तो 20 लाख का क्या है, कैपिटल गेन है। क्लियर है? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? दुनियादारी के सवाल आप बिंदास पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बोल। सब पे होता है, हर प्रॉपर्टी पे होता है। माइंस वाले में उसको लीजिंग राइट इन माइंस थे, तो ये बोला कोई ज़मीन मैंने, अभी जैसे रीको की लैंड होती है, तो रीको की लैंड में भी लीज जमा करानी पड़ती है आपको लीज पे मिलती है। लीज पे मिलती है तो करोड़ों रुपए देने के बाद लीज पे मिलती है, उसकी हज़ारों रुपए की लीज हर साल देनी भी पड़ती है। तो क्या है, लीजिंग राइट ही तो है हमारे पास, ठीक है। टीनेंसी राइट ही बोलते हैं उसको, ठीक है। यूँ समझ लो, इन शॉर्ट किसी भी चीज़ का अधिकार आप दे रहे हो तो उससे जो पैसे मिल रहे हो क्या है, कैपिटल गेन है। समझे, किसी भी चीज़ का अधिकार। मतलब अब मान लो कि ये दिव्यांश यहाँ बैठता है बीसीसी के इस वाली जगह पे, 10 साल हो गए इसको यहीं बैठे गए। अब इस 11 साल में इसके जैसा कोई सरफिरा आ गया,
कि नहीं मेरे को भी यहीं बैठना है, यहाँ बैठ के यहीं बैठे रह जाते हैं अपन, मेरे को भी यही शौक है, यहीं बैठना है मेरे को। तो जाए नहीं नहीं 10 साल से मेरा कब्जा है, मैं ऐसे नहीं दूंगा। क्या आप पैसे बोलो, मैं आप 2 लाख रुपए लूँगा। उनने 2 लाख रुपए दे के इससे इस जगह पे बैठने का अधिकार ले लिया। इसने तो ये कब्जा करके लिया था, पॉकेट में था इसका अधिकार, तो फिर भी 2 लाख रुपए बेचा। 2 लाख का कैपिटल गेन है। चलो, किसी भी चीज़ का राइट आप बेचोगे ना, वो क्या है? कैपिटल गेन। ठीक है, और कोई? नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके एग्रीमेंट में फ़र्क होगा। हम एग्रीमेंट कराएंगे 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, उसका रजिस्ट्री करवाएंगे। जैसे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है वैसे एग्रीमेंट की भी रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री कराएंगे, वो पक्का डॉक्यूमेंट है, 3 साल बाद उसको खाली करनी पड़ेगी। और समझदारी, 11 महीने का एग्रीमेंट कराओ, कोई कब्जा करके नहीं बैठ सकता। ठीक है, ये पहला डाउट है बेचारे का। बोल, पहले तू बोल। जब आप लोगे 50 लाख तो डिविडेंड 20 लाख का और पूरा 50 पे होगा। 20 पे 30 मैंने दिए भी तो थे। ठीक है सर, जो ये आप बेचोगे वो टीनेंसी राइट बेचोगे सर, तो वो टीनेंसी राइट उस बिल्डिंग की जाएगी उस बंदे के बाद जो भी नया पर्सन लेगा 50 लाख में, लेकिन उसके ओरिजिनल प्रॉपर्टी राइट तो ओरिजिनल ओनर उसके पास ही है। तो वो ओरिजिनल ओनर ही क्या बोलते हैं पूरी पूरी जमीन बेच देगा, तो भी अधिकार तो उसका ही रहेगा टीन किराए पर रहने का। मतलब आप समझो, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछ रहा है सर। मेरे को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा। ये जगह उसकी है पर जगह पे रहने का अधिकार आपका है। आप अधिकार अलग बेच रहे हो, वो जगह अलग बेच रहा है। हाँ बेच रहा है। उसने जगह किसी और को बेच दी। मनमोहन जी ने नरेंद्र मोदी को दे दी जगह। भले ही मनमोहन जी हो कि नरेंद्र मोदी हो, इस जगह पे किराए पे रहने का अधिकार तो मेरा ही है। अब नरेंद्र मोदी कह रहा है कि भाई साहब मैं ही रहूँगा। मैंने कहा भाई साहब आपने ज़मीन के पैसे उसको दे दिए, किराए के अधिकार के पैसे मुझे दो तो मैं खाली करूँगा। दोनों अलग अलग एसेट है, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल है। ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसा होता है। तो हाँ ऑब्वियसली मनमोहन जी को, नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा कि भाई साहब कि ये किराएदार है, इससे मैंने 30 लाख रुपए ले रखे हैं, ये खाली नहीं करेगा। और नरेंद्र मोदी को कच्ची गोली थोड़ी खेली है उसने, प्रधानमंत्री है वो, तुम्हारी तरह बच्चे थोड़ी है, उनको सब पता है। वो यूँ कहेंगे भाई साहब प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, खाली करा के दो ना। खाली करा के दोगे मेरे को, आप प्रॉपर्टी कब्जा सौंपोगे, ये तो प्रॉपर्टी कागजों में किसी काम की नहीं है। हम यहाँ पढ़ेंगे ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ पोजेशन से मानी जाती है। आप इसका एग्रीमेंट कभी भी कराओ। अभी अपन पढ़ेंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपन करेंगे ना, तो मैंने ये प्रॉपर्टी कब सेल करी, कैपिटल गेन कब आएगा मेरे ऊपर, तो प्रॉपर्टी सेल कब हुई। सर मैंने एक दिन एग्रीमेंट किया था, अगले दिन पैसे दिए थे और फिर मैंने कब्जा लिया था। तो जिस दिन आपने कब्जा लिया था ना, वो दिन प्रॉपर्टी सेल हुई है। पोजीशन इज इंपॉर्टेंट। वो कहेगा खाली करा के दो, वो कहेगा नहीं भाई साहब खाली नहीं करा सकता, मैंने तो पगड़ी पे दे रखी। तो क्या रेट कम करो चलो, कि मुझे उसको ही पैसे देने पड़ेंगे, तो रेट कम में बिकेगी। ठीक है, क्यों लॉस हुआ? किसी को कोई लॉस, बिल्कुल फेयर है। कोई तुम चोरी चकारी में जाओ ही मत, सब कुछ फेयर है। मनमोहन जी उसको बता के देंगे। इसमें नहीं सर, जैसे अपन ने उसको 30 लाख रुपए दिए तो 30 पे अपन को 50 भी पे करेगा और हर महीने एक तरफ से इंटरेस्ट भी तो पे करना है अपन को। किसको? मतलब लपड़ दूंगा, इंटरेस्ट अपन पे कर रहे हैं उसको। पहले तो यूँ समझ, मैं 30 लाख उसको दे रहा हूँ और 30,000 भी मैं ही दे रहा हूँ। उसमें 1 लाख के 30,000 कर दिया ना रेंट, तो हाँ 70,000 तो सर वो नहीं ले रहा ना, वो नहीं ले रहा, हाँ तो 70,000 तो सर इतना तो ये उसका लुकआउट है। उसको 30 लाख की जरूरत होगी। वो तो सर इंटरेस्ट भी पे कर रहा है। आप एग्जाम्पल पे क्यों जा रहे हो? मैं तो 5 करोड़ बोल देता। आप एग्जाम्पल पे क्यों जा रहे हो? ये तो डीलिंग है। मैं 30 लाख से ज़्यादा दे नहीं सकता। वो उसको 30 लाख की अर्जेंट ज़रूरत थी और प्रॉपर्टी 30 लाख की है नहीं, वो ज़्यादा की है कि भाई सब किराए कम कर देना। समझेंगे नहीं? अमाउंट पे मत जा, अमाउंट ऊपर नीचे डील के ऊपर होता है। बोल। इसको कब्जा बोलते हैं। कर सकते हो आप 30 साल तक जिस ज़मीन पे आपका कब्जा है, आपको कोई हिला नहीं सकता। फिर सरकार तो हिला देगी, कोई और नहीं हिला सकता। आपको कब्जा भी बेच सकते हो, हटा तो नहीं सकता कोई आपको इतनी ईजी में।
हार जाओगे, केस नहीं होगा, वो फैक्ट्स के ऊपर होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन इस केसेस में जैसे मतलब इनका जो दिमाग चलता है वो इन्हीं में चलता है, 2 नंबर के काम में। ये कह रहा है कोई ज़मीन किसी की नहीं है, मैं कब्जा करके बैठ गया, अब मेरे को कोई हिला के बताए। तो भाई इस केसेस में तुझे भी पता है कि तेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पर सिर्फ तेरे पास कब्जा ही है। कोर्ट में जाओगे, तुझे लग रहा है तू हार जाएगा, तो वकील सलाह देगा भाई साहब सेटलमेंट कर लो, आपका तो कुछ गया ही नहीं था, वो बैठने के 10 लाख रुपए ले लो आप उनसे, 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, क्योंकि वो सामने वाला भी कहेगा अरे यार मेरी प्रॉपर्टी में किसी और का कब्जा है, जब तक केस चलेगा तब तक मैं उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकता, इतने टाइम केस चलेगा, मेरा भी टाइम जाएगा, केस में पैसा भी जाएगा, ले भाई साहब 20 लाख रुपए लो, रवाना हो जाओ, जयराम जी की प्रॉपर्टी मेरी 20 लाख रुपए में पूरी, ठीक है। जिसने 20 लाख रुपए उसके लिए कैपिटल गेन है ना, ये टीनेंसी राइट की तो पैसे लिए उसने, ठीक है। नेक्स्ट, राइट ऑफ मैनेजमेंट। राइट ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? किसी बिजनेस को मैनेज करने का राइट आपके पास है, आपने वो राइट किसी और को बेच दिया, तो वो भी क्या है आपके लिए? कैपिटल गेन। जब हम किसी से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लिया, मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा कभी हो नहीं टचवुड, मान लो बीसीसी ने 2-5 करोड़ का लोन ले लिया और वो चुका नहीं रही, शब्बीर सर की, अब वो चुका नहीं रही, तो बैंक वाले कह रहे हैं कि ये सब कुछ हमारा है, नीलाम करेंगे। तो यार नीलाम करोगे तो चली चलाई मशीनरी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो बैंक वाले कह रहे हैं तुम लोग निकलो, अब से इस कोचिंग को हम चलाएंगे। अब बैंक वाले चलाएंगे उसको, नहीं चला पाएंगे ना, तो वो भी ये जानते हैं कि हम हमारा बैंक चलाएंगे कि कोचिंग चलाएंगे, तो वो कोचिंग चलाने का राइट किसी और को दे देंगे, समझ में आया? उससे अगर उनको फ़ायदा हो रहा है तो क्या आ रहा है? कैपिटल गेन हो रहा है, ठीक है। ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम, ये तो है ही हमारे इंटेंजिबल एसेट, इनको बेचोगे क्या आएगा? कैपिटल गेन आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, ठीक है। आज अपन ने एसेट पढ़ लिया, कल अपन ट्रांसफ़र पढ़ेंगे, ठीक है। कल की क्लास ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अपन ने सोचा नहीं होगा कि ट्रांसफ़र में इतने सारे केसेस आते हैं, ठीक है।